Hello, students. Again, I am here, myself Alok Rajhans, and I am here with a new video for class 10. In this video, we are going to start a new chapter of history for class 10. It's chapter 2, Socialism in Europe and the Russian Revolution. इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले इंट्रोडक्शन में मैं आपको बता दूं, इसमें खासकर पूरे चैप्टर को हम लोग दो पार्ट में देख सकते हैं. एक है सोशलिज्म इन यूरोप, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज सोशलिज्म एंड व्हाई यूरोप, यानी सोशलिज्म क्या है और यूरोप से ही इसकी शुरुआत क्यों हुई. इसके बाद फिर है द रशियन रेवोल्यूशन, व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन टू, यानी यहाँ पर दो के बीच में मतलब क्या है कि सोशलिज्म क्या है और इसकी शुरुआत यूरोप से ही क्यों हुई, और साथ ही साथ कि रेवोल्यूशन और सोशलिज्म में किस तरह का संबंध रहा. कार्ल मार्क्स के बारे में भी हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे. ओवरऑल इस चैप्टर में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वह है बैकग्राउंड ऑफ सोशलिज्म, यानी सोशलिज्म की शुरुआत यूरोप में होने से पहले क्या क्या घटनाएं घटी, हाउ डिड इट इवॉल्व, हु वेयर इट्स प्रोपाउंडर एंड आइडियोलॉजी ऑफ सोशलिज्म. तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखें, इसकी शुरुआत हम लोग करते हैं द एज ऑफ सोशल चेंज, यानी कब से इसकी शुरुआत हुई. ये एक पीरियड ही था जिस समय कि पूरे यूरोप में लगातार कई सारे चेंजेस हो रहे थे और सबसे बड़ा बदलाव जो आ रहा था वह था समाजवाद का. इसमें हम लोग देख सकते हैं व्हाट डू वी मीन बाय एज ऑफ सोशल चेंज, हाउ इट रिलेटेड टू द स्टोरी ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंजर्वेटिव लिबरल्स एंड रेडिकल्स. तो इन सारे क्वेश्चंस को ही देखते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे. सबसे पहले जैसा कि आप सभी जानते हैं, जब भी रेवोल्यूशन की बात होगी, सोशलिज्म की बात होगी, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात आती है. जैसा कि मैंने इससे पहले के वीडियो में भी आपको कहा था कि फ्रेंच रेवोल्यूशन को फादर ऑफ और रेवोल्यूशन कहा गया, और यही ऐसा रेवोल्यूशन था जिसने कि पूरे यूरोप में समाजवाद का शुरुआत किया. इसमें देखें हम लोग आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड डेमोक्रेटिक राइट्स. फ्रेंच रेवोल्यूशन की जो सबसे बड़ी बात थी कि उसने कुछ नए आइडियाज़ की शुरुआत की, जिसमें सबसे पहला था लिबर्टी यानी स्वतंत्रता, इक्वलिटी समानता, और डेमोक्रेटिक राइट्स यानी कि प्रजातांत्रिक अधिकार, लोकतांत्रिक अधिकार. These ideas of French Revolution created a possibility of change in society. इन आइडियाज़ ने लोगों के बीच में एक नई सोच को लाया कि शायद हम लोग समाज में कुछ बदलाव कर सकते हैं. अब उन्हें महसूस होना शुरू हो गया कि समाज में कुछ बदलाव ज़रूरी है और ये किए जा सकते हैं. पीपल स्टार्टेड डिस्कसिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ चेंज, और इसका डिस्कशन उन्होंने, जहाँ भी वो लोग एकजुट होते हैं, आप लोग जानते हैं जहाँ पर भी 3-4 लोग इकट्ठे होते हैं तो किसी न किसी टॉपिक के ऊपर डिस्कशन होता है. और उसी तरह से फ्रांस में भी हुआ. जिस तरह से रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई तो अब लोगों ने डिस्कस करना शुरू कर दिया कि हम लोग अपने देश में, अपने टेरिटरीज में किस तरह का बदलाव ला सकते हैं जिसकी आवश्यकता है. बट द आइडिया फॉर चेंज वेरीड ऑल ओवर द यूरोप. लेकिन ये एक तरह का आइडिया नहीं था, सभी अलग अलग तरीके से इस बदलाव के बारे में सोच रहे थे. Some wanted gradual change, whereas some wanted change radical. कुछ लोग एक सीरियलाइज चेंज चाह रहे थे, कुछ ऐसे चेंज जो उन्हें लगता था यह चेंज हो जाए तो शायद समाज में कुछ बदलाव आ जाए. वहीं पर दूसरे ऐसे थे जो कि अपने पुराने मान्यताओं को रखते हुए, यानी पुराने सिस्टम्स को कंटिन्यू रखते हुए बदलाव चाहते थे. और इनका कहना था कि ये बदलाव धीरे धीरे होनी चाहिए, सडन चेंज नहीं होनी चाहिए, तभी इसे हम लोग अडॉप्ट कर पाएंगे. अब इसमें 3 ऐसे थिंकिंग्स के बारे में पढ़ेंगे जो हम लोगों ने क्वेश्चन में भी पढ़ा था, कंजर्वेटिव्स, लिबरल्स एंड रेडिकल्स. क्या है? सबसे पहले है सो वी कैन से दैट देयर वेयर डिफरेंट पॉलिटिकल ट्रेडिशन सच एज, और इसके कारण से 3 अलग अलग तरह के पॉलिटिकल ट्रेडिशन क्रिएट हुए, 3 अलग अलग आइडियोलॉजी के साथ. और ये कौन कौन थे? सबसे पहले कंजर्वेटिव्स, दूसरे लिबरल्स और ये रेडिकल. तो यह पूछा भी जा सकता है आपको कि हु वेयर द डिफरेंट पॉलिटिकल ट्रेडिशनल्स हु
demands for who started thinking about the change in society. These were the conservatives, liberals and radicals. सबसे पहले हम लोग कंजर्वेटिव्स को देखें, कौन थे ये लोग, किस तरह का चेंज चाहते थे। तो रेसिस्ट चेंज, सबसे पहले तो इन्होंने किसी भी तरह के बदलाव का ही विरोध कर दिया कि नहीं, किसी तरह का बदलाव नहीं होना चाहिए। खासकर ये लोग किससे बिलोंग करते थे, हम लोग जानते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन में 3 अलग अलग स्टेट के बारे में, तो ये लोग फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट से ज़्यादातर बिलोंग करते थे। लेकिन जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद मजबूरन इन्हें एक्सेप्ट करना पड़ा कि अब हम लोग को बदलाव करना चाहिए। लेकिन साथ ही इन्होंने सजेस्ट किया कि इट कैन बी डन ओनली विथ द स्लो एंड हैड लिंक्स एंड रेस्पेक्ट ऑफ द पास्ट। ये धीरे धीरे होना चाहिए, एक ही बार में सारा चेंज नहीं हो जाना चाहिए, बिल्कुल प्रारूप को नहीं बदल देना चाहिए, बल्कि ये बदलाव धीरे धीरे होना चाहिए और साथ ही साथ पास्ट को रेस्पेक्ट करते हुए। इसका मतलब ही था कि इसमें कहीं ना कहीं उन्होंने यह भी सेंस दिया कि आज तक हम लोगों का जो पोजीशन रहा है समाज में, उस पोजीशन को बरकरार रखते हुए, उन सभी चीज़ों को सम्मान में रखते हुए ही ये बदलाव किए जाने चाहिए। इसके बाद थे लिबरल्स। दे वांटेड अ नेशन विच टॉलरेटेड ऑल रिलीजन्स। लिबरल्स का मानना था कि हमारे देश में जितने भी धर्म के लोग रह रहे हैं उन सभी का सम्मान यहाँ पर होना चाहिए, हर किसी को सम्मानित रूप से यहाँ रखा जाना चाहिए। आर्ग्यूड एन इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, और साथ ही साथ इन्होंने एक नया डिमांड किया कि अब पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट होना चाहिए। अब यहाँ पर यह जानना जरूरी है कि पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट होता क्या है। ये एक तरह इसे आप रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट भी कह सकते हैं, जिसमें कि यह व्यवस्था रहती है कि जो जनता होती है वो लोग, यानी यूनिवर्सल सफरेज में जो आते हैं वो लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं और वो रिप्रेजेंटेटिव्स ही पार्लियामेंट में बैठकर डिस्कशन करते हैं और जितने भी मेजर डिसीजन होते हैं वो वहाँ पर लेते हैं और उनके लिए डिसीजन को ही फाइनल माना जाता है, हर कोई एक्सेप्ट करता है। तो ये एक नई व्यवस्था वो चाहते थे। सब्जेक्ट टू लॉज इंटरप्रेटेड बाय वेल ट्रेंड जुडिशरी दैट वाज इंडिपेंडेंट ऑफ रूलर्स एंड ऑफिशियल्स। साथ ही साथ इन्होंने डिमांड किया कि जो ऐसे सब्जेक्ट जब आए जहाँ पर कि किसी तरह के तर्क की आवश्यकता हो, इंटरप्रिटेशन यानी कि उसका असल अर्थ बताने की बात हो, तो ऐसा इसकी जिम्मेदारी पूरी तरह से एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी को देनी चाहिए और साथ ही साथ वो ट्रेंड होनी चाहिए। ट्रेंड मतलब जो सक्षम हो, है ना, कि आखिरकार जो कानून बना उसका असल मकसद क्या था, उसका असल मीनिंग क्या है, ताकि लीडर उसे अपने तरीके से, अपने ज़रूरत के अनुसार यूज़ ना करे। तो इसकी जिम्मेदारी इन्होंने कहा कि जुडिशरी को मिलनी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या थी, जब ये सारी बातें हम लोग देखते हैं तो लगता है अच्छा ये लोग डेमोक्रेसी को फेवर करने वाले लोग होंगे, है ना। डेमोक्रेसी जब आप पढ़ेंगे तो उसमें लगता है कि ये सारी चीज़ें तो डेमोक्रेसी में आती है। तो फिर आखिरकार क्या ये डेमोक्रेटिक थे? नहीं, इन सारे डिमांड्स के बावजूद ये डेमोक्रेटिक नहीं थे। क्यों? क्योंकि ये यूनिवर्सल सफरेज का कहीं ना कहीं विरोध करते थे। ये वुमेन्स को वोटिंग राइट्स देने के फेवर में नहीं थे, ये इक्वल राइट्स के फेवर में नहीं थे। तो ये इसमें डिफरेंस हो जाता है। फिर है रेडिकल्स। आर्ग्यूड फॉर अ गवर्नमेंट बेस्ड ऑन द मेजोरिटी ऑफ कंट्री। अब रेडिकल्स का उनकी अपनी अलग आइडियोलॉजी थी। इनका डिमांड था कि गवर्नमेंट किसकी होनी चाहिए? मेजोरिटी की। लेकिन ये मेजोरिटी इस बेसिस पर नहीं हो कि मेजोरिटी ने किसे चुना है, यानी बहुमत किसे मिला है, बल्कि ये डिसाइड होना चाहिए कि कंट्री में किन की मेजोरिटी है। क्रिश्चियन की मेजोरिटी है तो क्रिश्चियन की सरकार होनी चाहिए, दूसरे रिलीजन की मेजोरिटी है तो उसकी सरकार होनी चाहिए। यानी एक तरह से आप समझ लीजिए कि रिलीजन या कल्चर बेस्ड मेजोरिटी के ऊपर ये सरकार का गठन करना चाहते थे। लेकिन यह जरूर है, हर एक में एक चीज़ है कि ये बदलाव को सपोर्ट कर रहे थे कि कुछ बदलाव तो होनी ही चाहिए, एक नई तरह की सरकार आनी चाहिए। अगेंस्ट द concentration of property in few hands and existence of private property। साथ ही साथ ये लोग विरोध करते थे किन चीज़ों का? दो चीज़ों का ये लोग विरोध करते थे। एक तो संपत्ति का
ज़्यादातर संपत्ति का एक हाथों के कंट्रोल में होना, यानी सीमित लोगों के पास ही संपत्ति का होने को ये विरोध करते थे। और साथ ही साथ प्राइवेट प्रॉपर्टी के एग्जिस्टेंस को, यानी कि संपत्ति के ऊपर एक ही व्यक्ति का अधिकार हो, इसके एग्जिस्टेंस को भी वो नहीं मानते थे, इसका वो विरोध करते थे। डिफरेंट पॉलिटिकल ट्रेडिशंस प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इन्फ्लुएंसिंग चेंज इन द हिस्ट्री ऑफ यूरोप। और इसके कारण से जो अलग अलग पॉलिटिकल ट्रेडिशंस जो शुरू हुए, इसके कारण से ही कहीं ना कहीं यूरोप में नए बदलाव को प्रभावित किया गया। इसने यूरोप के बदलाव को चेंज को लाने के लिए अपना इम्पोर्टेंट रोल निभाया, और जो कि बाद में सोशलिज्म के रूप में दिखा। तो ये टॉपिक्स थे जो कि हम लोग द एज ऑफ सोशल चेंज में हमने जाना। यदि इसमें कोई भी डाउट आपको हो तो आप अपने डाउट्स कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एक बार फिर से मैं आपको कहूँगा कि यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है, आपको इससे फ़ायदा होता है, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे नए वीडियो का। तो चलिए अब हम लोग अपने अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। हमारा अगला टॉपिक है द लिबरल्स, है ना। अब इसमें तीनों ही ये एक्सप्लेन किया हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं ये इस चैप्टर का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। कहीं ना कहीं रूस में या पूरे यूरोप में जो बदलाव आए उसमें इन तीन पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ का बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहा। मैंने शॉर्ट में तो आपको यहाँ पर बता ही दिया, लेकिन अब हम लोग इसे एक्सप्लेन वे में भी समझें ताकि आपको यदि 3 मार्क्स के क्वेश्चन में भी इनके बारे में पूछ दिया जाए तो आप इसे लिख सकें। ठीक है, तो आइए देखें। सबसे पहले लिबरल्स वांटेड अ चेंज इन सोसाइटी। लिबरल्स का मानना था कि यहाँ भी हम लोगों ने देखा था कि ये लोग समाज में बदलाव के पूरी तरह से समर्थन में थे। इनका मानना था कि बदलाव होना ही चाहिए। इक्वलिटी अमंग द रिलीजन हमने पढ़ा था यहाँ पर। ये कहते थे कि धर्म के आधार पर भेद नहीं होनी चाहिए, सारे धर्म को एक समान मानना चाहिए। नेशन शुड टॉलरेट ऑल रिलीजन, और सारे रिलीजन को टॉलरेट किया जाना चाहिए। अपोज द अनकंट्रोल पावर ऑफ डायनेस्टिक रूलर। इनका मानना था कि डायनेस्टिक रूलर जैसे लुईस 16 थे, इनका मानना था कि उन सारे लोगों का जो कंट्रोल है एक हाथ में वो समाप्त होना चाहिए। अब जनता के हाथ में सारा कंट्रोल आना चाहिए, या जनता के प्रतिनिधि जो हों उन्हें सारा कंट्रोल दे देना चाहिए। लिबरल्स बिलीव दैट इंडिविजुअल राइट शुड बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट गवर्नमेंट। यदि सरकार किसी के इंडिविजुअल राइट को, ये इंडिविजुअल राइट को भी सपोर्ट करते थे, जैसे आज के समय में हम लोग देखते हैं ना, राइट टू प्रॉपर्टी है, राइट टू लीव है, ये सब इंडिविजुअल राइट है। ठीक है, तो ऐसे राइट्स का भी इन्होंने डिमांड किया और इन्होंने कहा यदि सरकार इसे कहीं ना कहीं हस्तक्षेप करने की कोशिश करे, समाप्त करने की कोशिश करे, तो इसके प्रोटेक्शन के लिए भी कुछ उपाय इसमें होनी चाहिए। आर्ग्यूड फॉर द रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ आपके साथ। रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट क्या है, यानी कि हम जो पीपल हैं यूनिवर्सल सफरेज को जो फॉलो करते हैं, तो जाहिर सी बात है इसका मतलब यूनिवर्सल सफरेज की राइट नहीं होगी। जिन्हें ये राइट मिलेगा उन लोगों के द्वारा इलेक्टेड मेंबर्स, रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट के सदस्य होंगे, और ये लोग मिलकर जो डिसीजन लेंगे यही लोग सरकार बनाएंगे, और इनके द्वारा लिए गए ही सारे डिसीजंस को वैलिड माना जाएगा और पूरे देश पर समान रूप से लागू किया जाना चाहिए। सपोर्टेड एन इंडिपेंडेंट जुडिशियल सिस्टम। इंडिपेंडेंट जुडिशियल सिस्टम का इन्होंने सपोर्ट किया, मतलब जुडिशरी को इन्होंने कहा कि ये किसी के भी कंट्रोल में नहीं होनी चाहिए, ना तो डायनेस्टिक रूलर के कंट्रोल में, ना ही गवर्नमेंट के कंट्रोल में, बल्कि ये इंडिपेंडेंट होना चाहिए ताकि ये बिना किसी के दबाव में आए सभी डिसीजन ले सके और सही डिसीजन ले सके। हाउएवर दे वर नॉट अ डेमोक्रेट्स। लेकिन इसके बावजूद भी, जैसा मैंने पहले भी कहा कि ये डेमोक्रेट्स नहीं थे, क्योंकि कई सारे डेमोक्रेसी के कई सारे ऐसे फीचर्स भी हैं जिसके ये विरोधी थे, जैसे इक्वल राइट्स टू ऑल, मतलब वुमेन्स को यहाँ पर आप देख रहे हैं, बिकॉज दे डिड नॉट बिलीव्ड इन यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज क्या है, यानी कि हमारे देश में जैसे 18 साल के उम्र के जितने भी लोग हैं, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, हर किसी को ये अधिकार मिला हुआ है, यानी वोटिंग राइट्स मिले हुए हैं। ठीक है, उनका कहना था कि हर किसी को नहीं, मेल को मिले,
उसमें भी आप जानते हैं प्रॉपर्टीज सेक्शन को मिला था। तो कहीं ना कहीं उस चीज़ को ये सपोर्ट करते थे। ओनली मैन ऑफ प्रॉपर्टीज सेक्शन शुड हैव राइट टू वोट, यानी मैन को ही सिर्फ राइट टू वोट मिले, और उनमें भी किन्हें, जो प्रॉपर्टीज सेक्शन को के, जो हम लोगों ने फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी पढ़ा था कि किनको वोटिंग की राइट मिली थी, तो जो किसी भी लेबर के 3 दिन के वेज के बराबर टैक्स पे करते थे उन्हें वोटिंग राइट। तो कहीं ना कहीं उनके सपोर्टर ये थे, और लिबरल्स में थे भी मिडिल क्लास के लोग ज़्यादातर थे। इसके कारण से ही इनका ये डिमांड कहीं ना कहीं उससे इन्फ्लुएंस था। रेडिकल वांटेड अ गवर्नमेंट बेस्ड ऑन मेजोरिटी, बताया मैंने, मेजोरिटी मतलब जिसकी मेजोरिटी हो, यहाँ पर रिलीजन बेस्ड, कल्चर बेस्ड, जैसा भी हो, जिसकी मेजोरिटी हो उसी की सरकार हो। और साथ ही साथ इन्होंने वुमेन सफ्रेगेट मूवमेंट, यानी कि जब वुमेन्स ने अपना वोटिंग राइट्स यानी इक्वल राइट्स लाइक मैन, इसका डिमांड करना शुरू किया था, तो उस मूवमेंट को नाम दिया था वुमेन सफ्रेगेट मूवमेंट। इसके बारे में हम लोग आगे भी पढ़ेंगे, क्योंकि ये आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में है, इसलिए इसे आप अभी ही नोट करके रख लें। ये आपको 3 मार्क के क्वेश्चन में आता है और 1 मार्क के क्वेश्चन में भी पूछा जाता है। ठीक है, तो उनके इस मूवमेंट को इन्होंने सपोर्ट किया। अपोज द प्रिविलेज ऑफ ग्रेट लैंड ऑनर्स एंड वेल्दी फैक्ट्री ऑनर, इन्होंने अपोज किया किसका, ग्रेट लैंड ऑनर्स, बड़े बड़े जो लैंड ऑनर्स थे उन्हें जो प्रिविलेज, अलग तरह की सुविधाएं दी जाती थी, या फिर वेल्दी फैक्ट्री ऑनर जो थे, बड़े बड़े फैक्ट्री ऑनर्स जो थे, उनको जो प्रिविलेज सुविधाएं दी जाती थी, उसका इन्होंने विरोध किया। क्यों? बिकॉज दिस वॉज क्रिएटिंग डिस्पैरिटी इन द सोसाइटी, क्योंकि ये कहीं ना कहीं समाज में असमानता ला रहा था कि जो सक्षम हैं उन्हें सारी सुविधाएं मिल रही हैं, उन्हें अलग से फैसिलिटी भी मिल रही हैं, और जो अपने आप में सक्षम नहीं है उन्हें किसी भी तरह की फैसिलिटी नहीं मिल रही है। तो ये कहीं ना कहीं समाज में अमीर और गरीब के बीच में और भी बड़ा गैप बना रहा था। इसके कारण से इन्होंने इसका विरोध किया। दे वांटेड अ रेडिकल चेंज, और इस तरह का रेडिकल चेंज क्या चाहते थे, यानी कि एक ट्रांजिटिव चेंज चाहते थे जो कि पूरी तरह से समाज को बदल कर रख दे। ये देख ही रहे हैं आप, ये पूरी तरह से जो फ्रांस की या फिर यूरोप की अब तक की समाज थी उससे बिल्कुल अपोजिट था। कंजर्वेटिव्स, ग्रुप ऑफ रूलिंग क्लास, ये कौन लोग थे? फर्स्ट स्टेट सेकेंड स्टेट से बिलोंग करने वाले ज़्यादातर लोग थे जिनके अधिकार ले लिए गए थे, और इसके कारण से ही उन्होंने हमेशा लिबरल्स और रेडिकल्स की आइडियोलॉजी को अपोज किया। बट आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद चूँकि इनकी शक्ति रह नहीं गई, ज़्यादातर अब चाहे तो मिडिल क्लास के लोग और यानी तो फिर थर्ड स्टेट के जो पीजेंट्रीज थे उनका पावर आ गया था। इसके कारण से अल्टीमेटली उनके द्वारा सुझाए गए बदलाव को ये लोग एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो गए। बट दे बिलीव दैट द पास्ट हैड टू बी रेस्पेक्टेड, लेकिन इन्होंने कहा कि देखिए हमारा पास्ट हमारा हेरिटेज होता है, इसलिए उसे धरोहर की तरह हमें समेट कर रखना चाहिए, उसे सम्मानित रूप से देखते हुए ही हमें बदलाव लानी चाहिए। चेंज हैड टू बी ब्राउट अबाउट थ्रू अ स्लो प्रोसेस, और इसके कारण से हमें धीरे धीरे इसमें बदलाव लाना चाहिए ताकि पुराने धरोहर को भी हम लोग बचा कर रख सकें, ताकि आने वाले समय को हम अपने इस धरोहर के बारे में बता सकें। तो बदलाव भी ज़रूरी है और हमारे जो हेरिटेज हैं, हमारे जो धरोहर हैं वह भी ज़रूरी है। तो ये सारे आइडियोलॉजी थे, नए नए आइडियल्स थे जिन्होंने कि यूरोप में सोशलिज्म की शुरुआत की, और धीरे धीरे यह बदलाव आना शुरू भी हुआ। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने इतना 2 टॉपिक पढ़ा था, एज ऑफ सोशलिज्म, और इसके अलावा हम लोगों ने जो 3 अलग अलग पॉलिटिकल आइडियल्स थे उनके विषय में जाना। अगले वीडियोस में जो हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज, दूसरा टॉपिक होगा द कमिंग ऑफ सोशलिज्म इन यूरोप, और तीसरा होगा आइडिया ऑफ रॉबर्ट ऑन एंड लुइस ब्लैंक। इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उम्मीद है आपके लिए यह वीडियो ज़रूर फ़ायदेमंद साबित होगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो शेयर करें ताकि और भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। अगले वीडियो में एक बार फिर से हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।